नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं विरुद्ध दुबे। हम चर्चा करने वाले हैं आज राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हम सभी लोगों को राष्ट्रीय ध्वज जब भी हमारे राष्ट्रीय अवसर आते हैं या राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, जैसे कि 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त का अवसर आता है, तो हम सब लोग शान से अपने राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करते हैं, उसे लहराते हैं और अपने साथ रखते हैं। लेकिन इन सब के दौरान कई बार हमारे साथ राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ जाते हैं या फिर कई बार क्षतिग्रस्त हो भी जाते हैं। तो जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाएं तो उन्हें किस प्रकार से हमें डिस्पोज करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये सब चीजें जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम ठीक तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम अपराध की श्रेणी में ना आए। साथ ही साथ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को एक उचित सम्मान दे सकें, जो कि जरूरी होता है। साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारत जोश और गर्व के साथ आजादी के 75 साल मना रहा है। राष्ट्र को तिरंगे में एक करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में भारतीय अपने घरों, प्रतिष्ठानों, इलाकों और कार्यालयों में तिरंगा खरीदने और फहराने की होड़ में है। तो ऐसे में हमें बहुत सारे सवालों के जवाब जानने होते हैं जो कि हमारे तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड होते हैं। तो क्या इन सवालों को आप जानते हैं? क्या आप भारतीय झंडा संहिता से संबंधित चीजों के विषय में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? साथ ही साथ हम क्या ये भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए क्या हमारे पास कुछ नियम इत्यादि हैं? फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर होता है? साथ ही साथ इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन ये जानेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का निपटान किस प्रकार से किया जाना चाहिए जब वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं भारतीय झंडे का छोटा सा इतिहास। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। ध्वज के 3 प्रमुख रंग थे, लाल, पीला और हरा। वर्तमान भारतीय तिरंगे के पहले संस्करण को करीब 1921 में पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके 2 प्रमुख रंग थे, लाल और हरा। 10 साल बाद 1931 में तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। तब इसे 3 रंगों से बनाया गया था, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में महात्मा गांधी के चरखे को प्रदर्शित किया गया था। 22 जुलाई 1947 को जिस भारतीय तिरंगे के रूप को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है, उसमें महात्मा गांधी के चरखे को हटाकर अशोक चक्र को तिरंगे के बीच में बनाया गया। इससे पहले पहली बार 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के आने से पहले तक चुनिंदा अवसरों जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं होती थी। उद्योगपति नवीन जिंदल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में लगभग 1 दशक की लंबी लड़ाई के बाद 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराने का अधिकार एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसके बाद हर किसी को तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। चलिए जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता के बारे में। आखिर ये भारतीय ध्वज संहिता क्या है? राष्ट्रीय झंडे के लिए जन सामान्य एवं सरकारी संगठनों, एजेंसियों के मन में प्रेम, आदर और निष्ठा होने के बावजूद इसे फहराने के बारे में कानून, प्रथाओं तथा परंपराओं की जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए गैर सांविधिक निर्देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 में संबंधित सभी के मार्गदर्शन और लाभ के लिए ऐसे सभी कानूनों, प्रथाओं, परंपराओं, निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है। सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग 1 में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण है। संहिता के भाग 2 में आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराने संबंधी विवरण दिया गया है। संहिता के भाग 3 का संबंध केंद्र और राज्य सरकारों तथा उसके संगठनों एवं एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराने से है। राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी होगी और यह झंडा संहिता भारत के वर्तमान स्वरूप का अधिक्रमण भी करती है।
राष्ट्रीय ध्वज में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मसलन राष्ट्रीय ध्वज को बनाते समय किन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में विवरण भी भारतीय ध्वज संहिता 2002 में मिलता है, जो कि 30 दिसंबर 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार पॉलिस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है। अब राष्ट्रध्वज हाथ से बुने और हाथ से सिले या फिर मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी बंटिंग आदि से बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात किस प्रकार का होना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी भी भारतीय झंडा संहिता 2002 में दी गई है। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों की पट्टियां होंगी, जिसमें समान चौड़ाई वाली 3 आयताकार पट्टियां व छोटी पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की होगी और बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी। सफेद पट्टी के बीच में समान अंतर पर 24 धारियों वाले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्र का एक डिजाइन होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई, जिसे आप चौड़ाई भी कह सकते हैं, का अनुपात 3:2 होना चाहिए। फहराने के लिए उपयुक्त आकार के झंडे का ही चुनाव करना चाहिए। जैसे 450 गुणे 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अति गणमान्य व्यक्तियों की उड़ान वाले विमानों के लिए, 225 गुणे 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150 गुणे 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए झंडे हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए क्या कोई नियम है, इसके बारे में भी हमें राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 से जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग निजी अंत्येष्टि को लपेटने के साथ ही किसी भी तरह की चीजों को लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी पहनावे के हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति के कमर के नीचे पहना जाता है, और न ही कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंतःवस्त्र या किसी कपड़े में कढ़ाई या मुद्रित के रूप में किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग लेखन प्रक्रिया में भी नहीं किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वस्तुओं को लपेटने, प्राप्त करने, वितरित करने के लिए भी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी वाहन के किनारों, पृष्ठ भाग या शीर्ष भाग को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। झंडे को किसी वस्तु के लेने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर समारोहों के एक रूप में झंडों को फहराए जाने से पूर्व उसमें गुलाब की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को विशेषतया और अलग से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए और न ही वक्ता के मंच के ऊपर लपेटने के लिए किया जाएगा। झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में डूबने नहीं दिया जा सकता है। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम भी नहीं लाया जा सकता। झंडे का प्रयोग इमारत को ढकने के लिए भी नहीं किया जाएगा और झंडे को जानबूझकर केसरिया रंग को नीचे प्रदर्शित करते हुए नहीं फहराया जा सकता है। साथ ही साथ मोटर कार पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का विशेषाधिकार राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार 3.4 में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों तक ही सीमित रखा गया है। यदि अगर आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करना चाहते हैं और अपनी गाड़ी में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का ध्यान रखना होगा। यदि आप इनमें में से शामिल हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मसलन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशन के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उपमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य या केंद्र शासित कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्य और केंद्र प्रदेश की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि ही केवल अपनी गाड़ी में इस राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का निपटान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, यदि अगर वे क्षतिग्रस्त हो गए हों तो इससे संबंधित चीजें भी राष्ट्रीय ध्वज संहिता के पैरा 2.2 के भाग 10 में दी गई हैं। इसके अनुसार
पेपर से बने झंडे का प्रयोग द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों, संस्कृति और खेल कूद स्पर्धा पर फहराया जा सकता है, परंतु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाएगा, न ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक संभव हो ऐसे झंडों का निपटान पूरे गौरव के साथ और निजी तौर पर किया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के पैरा 3.25 के अनुसार जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही सम्मान रहित ढंग से उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए उसे जला देना अथवा झंडे के गौरव के अनुरूप किसी दूसरे तरीके से उसे अपनाना अधिक उपयुक्त होगा। फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग को लेकर के कई सारे लोगों को बहुत ही समस्या रहती है या फिर कंफ्यूजन रहता है। आज के इस एपिसोड में हम इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या फ्लैग होस्टिंग या फिर फ्लैग अनफर्लिंग एक ही चीज है या इसमें कोई अंतर भी है। स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। साल में 2 बार झंडा फहराया जाता है, यानी 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है और दूसरा है 26 जनवरी जिसे आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन दोनों दिनों में फहराए जाने वाले ध्वज के बीच में कुछ अंतर है। आइए इन दोनों के बीच प्रमुख अंतरों को एक नजर डालते हैं। जहां स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, वहीं गणतंत्र दिवस पर फ्लैग अनफर्लिंग शब्द का इस्तेमाल या फ्लैग अनफर्लिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज को ध्वज के स्तंभ के नीचे बांधा जाता है और ऊपर की ओर फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। यह एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत के उदय और ब्रिटिश शासन के अंत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जबकि गणतंत्र दिवस पर फ्लैग अनफर्लिंग किया जाता है, इसका मतलब है कि झंडा बंद रहेगा और पोल पर बंधा रहेगा, जो देश के लिए एक गणतंत्र के रूप में अपने पंख फैलाते हुए खुले युग को प्रदर्शित करता है। आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको बहुत सारी झंडे से संबंधित जानकारियां मिली होंगी और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और अब अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी प्रकार से आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।